बिहार की सोन नदी में तूफान के चलते 25 ट्रक को दिन से फंसे हुए हैं। प्रशासन ने ट्रकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। किस तरह से इतने ज्यादा ट्रक वहां पे फंसे, किस हालात से गुजर रहा है बिहार, देखिए रिपोर्ट अंदर की बात में। बिहार की में सोन नदी में तूफान आ गया है। इसकी वजह से नदी के पुल पर बीते 2 दिन से 25 से ज्यादा ट्रक फंसे हुए हैं। सभी ट्रक नदी के बीचों बीच पुल पर फंसे हुए हैं। ये ट्रक नदी में खनन करने पहुंचे थे। इस बारे में जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। तमाम कोशिशों के बाद भी ट्रकों को निकाला नहीं जा सका। इंद्रपुरी बांध से छोड़े गए पानी और मध्य प्रदेश में हो रही बारिश के बाद सोन नदी में जल स्तर बढ़ गया है। सासाराम में हो रही भारी बारिश के कारण नदी का जल स्तर बढ़ गया है। सभी ट्रक बालू खनन के लिए नदी में गए हुए थे, लेकिन अचानक नदी में पानी बढ़ने के कारण ट्रक फंस गए थे। 2 दिन से सभी ट्रक फंसे हुए हैं। ट्रक के ड्राइवर और खलासी ट्रक छोड़कर कल ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे। अस्थायी रास्ता बनाकर ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन ट्रक नहीं निकल पाए। जानकारी के अनुसार बिहार में सोन नदी पर फंसे 25 से ज्यादा ट्रक डूब सकते हैं। पिछले 2 दिनों से सभी ट्रक नदी के बीचों बीच पुल पर फंसे हुए थे। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो गया। अस्थायी रास्ता बनाकर ट्रक को बाहर निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन ट्रक नहीं निकल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। टीम नेक्सस मांगी माफी, देखते हैं रिपोर्ट में। हाल ही में गई टाइटैनिक के मलबे को देखने टाइटन सबमरीन हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। कड़ी मशक्कत के बाद पनडुब्बी का मलबा बरामद किया गया है। बचाव दल के सदस्यों ने 12,500 फीट पानी के नीचे मलबा निकाला। इस पूरे मिशन को याद कर बचाव दल का नेतृत्व करने वाले एडवर्ड कैसानो भावुक हो उठे। अपनी कंपनी के मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में एडवर्ड कैसानो ने कहा कि जैसे ही वह अपने सहयोगियों के साथ 22 जून को समुद्र के अंदर अपने मिशन के लिए निकले, पूरी टीम पर अलग ही तरह का दबाव था। उन्होंने बताया कि जब कई हाई डेफिनेशन कैमरों ने मलबे की तस्वीरें भेजी तो बेहद ही भयावह थी। यह तस्वीरें हम सब के लिए विचलित करने वाली थी। उन्होंने आगे भावुक होकर कहा कि मुझे माफी मांगनी होगी, हम अपने बचाव अभियान में सफल नहीं हो पाए। कैसानो ने अपने पानी के भीतर बचाव अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि जब उनकी टीम उत्तरी अटलांटिक में उस स्थान पर पहुंची जहां टाइटन उतरा था। गौरतलब है कि टाइटैनिक का मलबा दिखाने जा रही पनडुब्बी में समंदर में गोता लगाने के करीब 1.5 घंटे के बाद विस्फोट कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है, जिन्होंने कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी निष्ठा के साथ मरीजों का इलाज किया था। लेकिन आज हम उनकी खुद की सेहत को लेकर सामने आई है रिपोर्ट, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं, जो वाकई में चौंका देने वाली रिपोर्ट है। क्या है पूरी बात, देखिए रिपोर्ट अंदर की बात में। वैसे तो डॉक्टर को हमारे समाज में भगवान समान माना जाता है। आप यह जानकर शायद हैरान रह जाएंगे कि जो डॉक्टर हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं, हमें फिट एंड फाइन रहने में मदद करते हैं, उनकी औसत आयु एक आम भारतीय नागरिक के मुकाबले बेहद कम है। जहां एक आम भारतीय नागरिक की औसतन उम्र 68 से 75 साल है, वहीं एक भारतीय डॉक्टर की औसतन उम्र 61 से 62 साल है। IMA ने अपनी स्टडी के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत 10,000 डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन कराया था। 2007 से 2017 यानी कि 10 साल तक इनके मृत्यु के पैटर्न को समझने की कोशिश की। IMA के लिए यह खुलासा काफी चौंकाने वाला था। इस खुलासे के बाद रिसर्च सेल के संयोजक डॉक्टर विनयन केपी ने इन आंकड़ों को लेकर हैरानी जताई थी। रिसर्च सेल का अनुमान था कि डॉक्टरों की औसत आयु आम नागरिक के मुकाबले ज्यादा होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है। एक औसत भारतीय 69 से 72 वर्ष तक जीवित रहता है, जबकि एक डॉक्टर 55 से 59 वर्ष तक ही जीवित रहता है, जो कि बेहद चौंकाने वाली बात है। यह भी देखा गया कि ज्यादातर मौतें हार्ट अटैक से हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST। पीएम ने शहडोल की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज ही मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी दिए जा रहे हैं। विपक्षी एकता को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या उठाए सवाल,
देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में। पीएम ने शहडोल की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज ही मध्य प्रदेश में 1 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन दोनों ही प्रयासों के सबसे बड़े लाभार्थी हमारे गौंड समाज, भील समाज और अन्य हमारे आदिवासी समाज के लोग ही है। एमपी से पीएम मोदी का आप कांग्रेस पर वार किया तो विपक्षी एकता पर सवाल भी उठाए। एक सुर में देश के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वो देश विरोधी तत्वों के साथ बैठकें कर रहे हैं, यानी उनके पास आतंकवाद मुक्त भारत की गारंटी नहीं है। वो गारंटी देकर निकल जाएंगे, लेकिन भुगतना आपको पड़ेगा। अपनी बात जारी रखते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशान साधा। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नकली गारंटी वालों से भी आपको सावधान रहना होगा। पीएम ने मुफ्त की योजनाओं वालों विपक्ष के वादों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं, उनसे सावधान रहना चाहिए। यहाँ पीएम मोदी ने कहा कि कुछ नेता आते हैं, मुफ्त की चीजों का वादा करते हैं और फिर सुविधाओं को महंगा कर देते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये सभी भ्रष्ट और परिवारवादी लोग हैं और एक साथ आ गए हैं। अब आपको ये सभी जमानत पर रहने वाले लोग एक मंच पर साथ ही दिखाई देंगे। पीएम ने कहा, जब मैं पहली बार गुजरात का मुख्यमंत्री बना था, उसके भी बहुत पहले से मैं इस दिशा में प्रयास कर रहा हूँ। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बना, उसके बाद ही मैंने वहाँ इससे जुड़े कई अभियान शुरू किए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। जुलाई को पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। सियासी गलियों में कहा जा रहा है कि इससे पहले 2 जुलाई को ही नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो सकता है। इन सारी बातों को बीजेपी के लिए कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है। किसका विकेट गिरेगा, किससे मिलेगी एंट्री, देखिए रिपोर्ट अंदर की बात में। मोदी मंत्रिमंडल के फेरबदल की नई सूची कभी भी जारी हो सकती है। प्रधानमंत्री आवास में 29 जून को नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच चले 4 घंटे की मीटिंग के बाद से ही कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई है। ऐसे में चर्चा तेज है कि इस बार नाव से कौन उतरेगा और किसकी नैया पार लगेगी। आइए एक एक कर जानते हैं। मोदी कैबिनेट विस्तार की क्रोनोलॉजी देखें तो इसमें एक चीज साफ है, विस्तार के बाद जिन राज्य में चुनाव होते हैं वहां के नेताओं को तरजीह मिलती है, जबकि चुनाव संपन्न राज्यों के मंत्रियों का पत्ता कट जाता है। पिछले विस्तार में गुजरात, यूपी को खास तवज्जो मिली थी। ऐसे में इस संभावित फेरबदल में माना जा रहा है कि गुजरात कोटे के कुछ मंत्रियों को हटाया जा सकता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, दर्शना जरदोश, देवसिंह चौहान और महेंद्र मुंजपरा मंत्री है। गुजरात कोटे के मंत्रियों की अगर छटनी होती है तो मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला और दर्शना जरदोश की कुर्सी पर अधिक खतरा है। मांडविया के पास स्वास्थ्य, रूपाला के पास पशुपालन व डेयरी और जरदोश के पास रेलवे विभाग है। मोदी कैबिनेट में पिछले 9 साल में 2 स्वास्थ्य मंत्री हटाए जा चुके हैं। नई मंत्री बनाने के लिए पुराने मंत्रियों को हटाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घोषणा की कि वह सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि वह राज्य के हालात को देखते हुए इस्तीफा दे सकते हैं। क्यों अचानक बदल दिया निर्णय, देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह द्वारा किए गए नाटक ने बीजेपी आला कमान को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। मणिपुर में हिंसा रोकने के नाकाम रहने पर आला कमान ने बीरेन सिंह को इस्तीफा देने को कहा। बीरेन सिंह ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से 3 बजे का समय भी लिया, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं पहुंचे। उधर दिल्ली से फोन आने के बाद बीरेन सिंह ने दोपहर 4 बजे ट्वीट कर कहा, मैं इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि बीरेन सिंह द्वारा लिखा गया इस्तीफा फाड़ दिया गया है। यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बीरेन सिंह का दावा है कि कुछ महिलाएं राज्यपाल से मिलने से पहले खुद इम्फाल के राजभवन पहुंची। उन्होंने मांग की कि बीरेन सिंह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, बल्कि हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी का मानना है कि महिलाओं को भेजने का नाटक भी बीरेन सिंह ने ही किया है।
शुक्रवार को दोपहर करीब 2:30 बजे बीरेन सिंह कई मंत्रियों और नेताओं के साथ अपने आधिकारिक बंगले से बाहर निकले और जब उनके काफिले ने राजभवन की ओर बढ़ने की कोशिश की तो हजारों लोगों, जिनमें अधिकतर महिलाएं थी और महिलाओं ने उनकी कार को घेर लिया था और उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। फिल्म सत्यप्रेम की कथा शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हुई। फिल्म को जहां रिव्यू ठीक ठाक मिले हैं, वहीं जनता से इससे अच्छा वर्ड ऑफ माउथ मिल रहा है। तो आखिरकार क्या फिल्म फैंस का दिल जीत पाएगी ये फिल्म? क्या है ये फिल्म के बड़े पर्दे पर धूम मचाने का राज? देखिए बॉलीवुड रिपोर्ट अंदर की बात में। कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्यप्रेम की कथा शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हुई। ट्रेलर और गानों को मिले अच्छे रिस्पांस का फायदा फिल्म को थिएटर्स में भी मिला और पहले दिन जनता फिल्म में काफी दिलचस्पी लेती नजर आई। सत्यप्रेम की कथा को रिव्यूज ठीक ठाक मिले हैं और अधिकतर लोगों को फिल्म का सेकंड हाफ पसंद आया है। ईद के मौके को देखते हुए मेकर्स ने फिल्म को गुरुवार के दिन रिलीज किया। 2200 के करीब स्क्रीनिंग्स पर रिलीज हुई सत्यप्रेम की कथा को पहले दिन ही सॉलिड शुरुआत मिली। यूं कि गुरुवार को फिल्म के कलेक्शन में छुट्टी की वजह से फायदा हुआ, इसलिए उम्मीद थी कि शुक्रवार को कामकाजी दिन होने का थोड़ा सा नुकसान भी फिल्म को होने वाला है। गुरुवार को फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 9.25 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ शुरुआत की थी। फिल्म ने दूसरे दिन 7.50 करोड़ के आसपास कलेक्शन किया है, यानी 2 दिन में फिल्म का कलेक्शन 17 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। कार्तिक आर्यन की पिछली फिल्म शहजादा से बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई। अब सत्यप्रेम की कथा कार्तिक के लिए इस साल की पहली हिट बनने की तरफ बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।